नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। महानदी बेसिन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का मैदान उसको हम लोगों ने डिटेल में देखा। मैंने बताया था जो महानदी का मैदान है वो मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत 3 संभाग रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के आते हैं। तो इसको हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग छत्तीसगढ़ का मैदान, जो कि बीच वाला पार्ट है, ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, ये बीच वाला पार्ट जो है छत्तीसगढ़ का मैदान। और जो बाकी बच गया किनारे का जो भाग है, जिसको हम लोग बोलेंगे सीमांत क्षेत्र। ठीक, सीमांत क्षेत्र हम लोग कहेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं महानदी बेसिन की सीमा। छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं बोलना है, महानदी की सीमा, महानदी बेसिन की सीमा। ठीक, तो ऐसे किनारे किनारे का जो है उसे हम कहेंगे सीमांत उच्च भूमि। तो हम लोगों ने इसको 2 भागों में विभाजित किया महानदी बेसिन को। एक तो छत्तीसगढ़ का मैदान और दूसरा सीमांत उच्च भूमि। इसका पूरा जो क्षेत्रफल मैंने बताया था महानदी बेसिन का, वो था 68,064 वर्ग किलोमीटर। 68,064 वर्ग किलोमीटर पूरे महानदी बेसिन का क्षेत्रफल मैंने बताया था। और इसको हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित किया, छत्तीसगढ़ का मैदान और महानदी सीमांत उच्च भूमि। तो महानदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना हो रहा है? 68,064 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है और छत्तीसगढ़ के लगभग 50.34% भूभाग में फैला हुआ है महानदी बेसिन। तो हम लोगों ने महानदी बेसिन को 2 भागों में विभाजित किया। पहला छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान जिसका क्षेत्रफल हमने देखा, छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्रफल कितना? 31,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 31,600 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो सीमांत उच्च भूमि है, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा 36,664 वर्ग किलोमीटर। 464, सॉरी माफी चाहूंगा, 36,464 वर्ग किलोमीटर। 36,464 वर्ग किलोमीटर। अगर इन दोनों को हम लोग टोटल करेंगे तो 36 और 31 कितना हो जाएगा? 67,000। उसके बाद 600 और 400 को जोड़ेंगे तो 1,000 हो जाएगा, 68,000, फिर 64। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। ठीक, 31,600 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ के मैदान का। और सीमांत उच्च भूमि का क्षेत्रफल कितना है? 36,464 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखेंगे। और महानदी बेसिन को जब हम 2 भागों में विभाजित करते हैं तो बड़ा भूभाग कौन सा होता है? तो सीमांत उच्च भूमि। ये जो सीमांत वाला जो भाग है, ये वाला पार्ट, ये जो है इसकी तुलना में बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब हम शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, सीमांत उच्च भूमि। ठीक, सीमांत उच्च भूमि, हमारे टॉपिक का नाम होगा सीमांत उच्च भूमि। सीमांत उच्च भूमि क्षेत्रफल क्या होगा इसका? 36,464 वर्ग किलोमीटर। 36,464 वर्ग किलोमीटर। मैंने आप लोगों को रिम लैंड बताया था इस तरह से। ये जो है बीच का भाग हो गया छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक, ये बीच का भाग हो गया छत्तीसगढ़ का मैदान, अर्थात 31,600 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद इसके चारों ओर ऐसे हम लोग रिम बनाएंगे। ठीक, ये हो गया सीमांत उच्च भूमि, जो कि 36,464 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मैंने इसका विभाजन बताया था, दिशाओं के आधार पर 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। उत्तरी सीमांत उच्च भूमि, ये वाला उत्तर में है तो उत्तरी सीमांत उच्च भूमि। नीचे वाला को जो है बोला गया दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि, दक्षिण में है तो दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि। ये वाला हो जाएगा आपका पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। ये हो जाएगा आपका पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, दिशाओं के आधार पर। ठीक, तो ये सिंपल विभाजन है, सामान्य सा विभाजन दिशाओं के आधार पर। उत्तरी सीमांत उच्च भूमि, दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि और पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। ठीक, तो अब
हम लोग जो है इस तरह से भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन हम लोग जो है चीजों को अलग अलग पढ़ेंगे। हालांकि मैं उसमें दिशाओं को जरूर शामिल करूंगा। शुरू में मैं आप लोगों को एक इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, सीमांत उच्च भूमि किस तरह से छत्तीसगढ़ के मैदान से अलग है। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ का मैदान जब हम लोगों ने देखा था तो उसमें मैंने बताया था शैल तंत्र, कडप्पा शैल तंत्र हमको देखने को मिलता है, और मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी हमें देखने को मिलता है। और मैदानी भूभाग है, लाल पीली मिट्टी है, तो यहां पर धान का फसल बहुत ज्यादा होता है। धान का कटोरा कहा जाता है ना इस वाले भाग को, क्योंकि ये वाला जो भाग है मैदानी है और धीरे धीरे ये ऊपर उठता चला जाता है, चारों तरफ जो है उच्च भूमि है, जैसे कटोरा होता है वैसे ही टाइप से। तो बीच वाले भाग में धान की खेती बहुत होती है, कडप्पा शैल तंत्र पाया जाता है, तो चूना पत्थर वहां मिलता है। लेकिन सीमांत उच्च भूमि के संबंध में ऐसा नहीं है। यहां पर ध्यान रखना, सीमांत उच्च भूमि में जो शैल हमको देखने को मिलेगा वो शैल होगा आर्कियन शैल, आर्कियन शैल। ठीक, आर्कियन शैल हमें देखने को मिलेगा प्रमुख रूप से। क्या देखने को मिलेगा? आर्कियन शैल। इसके अलावा यहां हमको देखने को मिलेगा धारवाड़, धारवाड़ शैल हमें देखने को मिलेगा। दक्कन ट्रैप कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगा। ठीक, दक्कन ट्रैप हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा गोंडवाना। ठीक, गोंडवाना शैल तंत्र। इसके बाद थोड़ा बहुत हमको कुछ स्थानों पर कडप्पा भी देखने को मिलेगा। ठीक, मतलब कि सीमांत उच्च भूमि में हमें विविधता देखने को मिलती है। सबसे प्रमुख रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, सीमांत उच्च भूमि में मुख्य रूप से कौन सा शैल तंत्र विस्तृत है या विस्तारित है, तो वहां आर्कियन शैल तंत्र उसका आंसर होगा। ठीक, वहीं अगर हम लोग देखें इस वाले भाग में, या फिर यहां पर आऊं मैं, पश्चिमी भाग की अगर मैं बात करूं, पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि की अगर मैं बात करूं, तो यहां हमको देखने को मिलेगा धारवाड़ शैल तंत्र। ठीक, कुछ स्थानों पर हमको धारवाड़ शैल तंत्र देखने को मिलेगा। उसके बाद दक्कन ट्रैप भी हमको कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद उत्तरी सीमांत उच्च भूमि की अगर मैं बात करूं, तो यहां हमको देखने को मिलेगा आर्कियन के साथ, चारों तरफ आर्कियन होगा। ठीक, यहां हमको देखने को मिलेगा उत्तरी सीमांत उच्च भूमि में गोंडवाना शैल तंत्र और दक्कन ट्रैप। ठीक, गोंडवाना शैल तंत्र देखने को मिलेगा, कोयला वोयला मिलता है ना, और उसके बाद दक्कन ट्रैप। इसके बाद इस तरफ हम लोग आएंगे पूर्वी सीमांत उच्च भूमि में, तो यहां पर देखना, यहां हमको जो है थोड़ा सा कडप्पा शैल तंत्र देखने को मिलेगा कुछ स्थानों पर। ठीक, दक्षिण में आएंगे तो यहां फिर से हमको जो है कुछ एक स्थानों पर धारवाड़ शैल तंत्र देखने को मिलेगा। ठीक, अब शैल तंत्र अलग अलग देखने को मिल रहा है, तो जो खनिज है वो भी उसी आधार पर देखने को मिलेगा। जैसे पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि की बात करूं तो लौह अयस्क के भंडारण मिले हैं। इसके अलावा बॉक्साइट के भंडार मिले हैं। दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि में भी लौह अयस्क देखने को मिलता है, कुछ स्थानों पर दली राजहरा यहीं पर आएगा। ठीक, उत्तरी सीमांत उच्च भूमि की बात करें तो यहां पर हमको जो है कोयला, बॉक्साइट हमको देखने को मिलेगा। पूर्वी सीमांत उच्च भूमि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हमको जहां कडप्पा देखने को मिल रहा है ना, तो फिर वो क्या बोलना चाहिए, चूना पत्थर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, एक हल्का सा हम लोग ले लेते हैं। ठीक, बाकी उतना ज्यादा नहीं है कडप्पा इस तरफ, लेकिन हल्का फुल्का हम बोल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से सीमांत उच्च भूमि को समझना कि यहां पर जो है शैलों में भी विविधता है, और शैलों में विविधता है तो खनिज में भी विविधता देखने को मिलता है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, सेंटर वाला भाग, ये पूर्ण रूपेण कडप्पा शैल तंत्र से बना हुआ है, और यहां पर अधिकतर चूना पत्थर की खदानें हमको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद अगर हम लोग अपवाह तंत्र की बात करें सीमांत उच्च भूमि का, तो ये पूरी तरह से अपना जो महानदी अपवाह तंत्र है उसी के अंतर्गत आएगा। हाँ, जो पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि है ना, यहाँ की कुछ नदियां गोदावरी अपवाह तंत्र में सम्मिलित होती है। गोदावरी अपवाह तंत्र जिसमें बाघ नदी है, कोटरी नदी, अच्छा कोटरी नदी तो मोहला मानपुर वाले में आ जाएगा ना, ठीक ठीक, वो उसमें नहीं आएगा, वो दंडकारण्य के पठार में आ जाएगा कोटरी। तो बाघ नदी जो कि राजनांदगांव से निकलती है, तो वो गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। इसके बाद ताड़ा और बंजर नदी जो कबीरधाम जिले से निकलती है, वो नर्मदा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक, तो इस तरह से हम पाते हैं कि जो सीमांत उच्च भूमि है वो
3 अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ये केवल और केवल एक ही अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगी और वो है महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, अगर हम मृदा की बात करें तो मृदा यहाँ मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी ही देखने को मिलती है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर कहीं पर काली मिट्टी भी देखने को मिलती है, कहीं पर कुछ अन्य प्रकार की मिट्टी भी हमको देखने को मिलती है, जैसे कि काली मिट्टी, लाल पीली और काली मिट्टी का मिश्रण भी हमको देखने को मिलता है। ठीक, ऐसे टाइप से। ठीक, तो ये चीज को ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं सीमांत उच्च भूमि के उपविभाग। अगर मैं उपविभाग थोड़ा सा यहीं पर मैं बता दूं क्या क्या आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं तो ज्यादा आसान होगा। तो देखना, इस तरफ हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकल श्रेणी। ये पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत आएगी। ठीक, पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत आएगी मैकल पर्वत श्रेणी। उसके बाद उत्तरी सीमांत उच्च भूमि में आ जाएगा पेंड्रा लुरमी का पठार। पेंड्रा लुरमी का पठार। उसके बाद यहीं पर हम लोग देखेंगे उत्तरी सीमांत उच्च भूमि में ही छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। ठीक, ये कहां होगा? तो उत्तरी सीमांत उच्च भूमि में। ठीक, यहीं पर एक चंवर ढाल पर्वत भी देखने को मिलेगा। चंवर ढाल थोड़ा सा नीचे तक चला गया है हालांकि। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। तो यहां हमको मुख्य रूप से पकड़ना है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। ठीक, उसके बाद नीचे हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। तो इस तरह से हम लोग जो है अलग अलग उपविभाग देखने वाले हैं। ठीक, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो मैकल श्रेणी है वो किस सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत आएगा। तो पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, इस तरह से दिशा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, बस दिशा याद रखना है और कुछ नहीं। पेंड्रा लुरमी का पठार जो है ये उत्तरी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत आएगा। छुरी उदयपुर की पहाड़ी, चंवर ढाल पर्वत, ये सब कहां पर आएगा? तो उत्तरी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत आएगा। पूर्वी सीमांत उच्च भूमि में धमतरी से महासमुंद तक जो उच्च भूमि हमको देखने को मिलता है ना, वो सारा जो है इसमें आ जाएगा पूर्वी सीमांत उच्च भूमि में। दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि में दुर्ग राजनांदगांव, जिसमें दलीराजहरा की पहाड़ियां ये सब है ना, वो सारा इसमें आ जाएगा। ठीक, हम लोग थोड़ा सा मैप में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो सीमांत उच्च भूमि है उसका विस्तार किस प्रकार से है। तो यहां पर देखना, जो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला है उसका सिर्फ ऊपर वाले भाग को पकड़ना है। नीचे वाला जो भाग है वो दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आएगा। वहां से शुरू होकर के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का उत्तरी भाग, फिर राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, उसके बाद कोरबा, फिर रायगढ़, उसके बाद थोड़ा सा सारंगढ़, बिलाईगढ़, फिर महासमुंद, गरियाबंद का एरिया, धमतरी का एरिया, बालोद का एरिया इसमें आ जाता है। ठीक, अब यहां पर एक चीज थोड़ा सा आपके दिमाग में डाउट क्रिएट कर सकता है कि दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। अब दुर्ग तो यहां पर शामिल है नहीं, सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत दुर्ग आता नहीं है, तो दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि कहां से आ गया? तो देखिएगा, जो दुर्ग जिला है, आज जिस दुर्ग को हम देखते हैं वो तो भाई 2012 में वैसा हुआ है ना। उससे पहले तो बालोद, बेमेतरा, दुर्ग तीनों एक थे, और उसके भी काफी साल पहले राजनांदगांव, कबीरधाम, ये पूरा का पूरा दुर्ग वगैरह सब, पूरा जो दुर्ग संभाग है वो एक जिला हुआ करता था। ठीक, तो एक राजनांदगांव बड़ा क्षेत्र होता था, अलग क्षेत्र के नाम से उसको जाना जाता था, दुर्ग को अलग क्षेत्र से जाना जाता था। बालोद, बेमेतरा का अस्तित्व नहीं था। तो बालोद वाला जो एरिया है वो दुर्ग जिले के अंतर्गत ही आता था। तो इस वाले उच्च भूमि को जो है दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि कहा जाता था। ठीक है, इसको समझना, इसमें डाउट क्रिएट मत करना। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकल पर्वत श्रेणी से कि मैकल पर्वत श्रेणी क्या है, और मैकल पर्वत श्रेणी से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना।
तो इसको नंबर 1 डाल देते हैं हम लोग, मैकल पर्वत श्रेणी या श्रृंखला भी बोल सकते हो, मैकल पर्वत श्रृंखला। ठीक, मैकल पर्वत श्रेणी या मैकल पर्वत श्रृंखला। अब ध्यान रखना कि जो मैकल पर्वत श्रृंखला है ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहां पर है भाई? तो ये अपने मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी भाग है मैकल पर्वत श्रेणी। कौन सा क्षेत्र जो है किसका भाग है, ये सारा चीज जो है ध्यान में रहना जरूरी है। ठीक, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ऐसा फैला हुआ है, तो इसका पूर्वी भाग यहां पर है और इसके बाद ये एंड हो जाता है। ठीक, जिले की अगर हम लोग बात करें मैकल पर्वत श्रेणी कहां कहां पर विस्तारित है, तो सबसे पहले आप लोग पकड़ोगे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी वाला जिला। ठीक, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी वाला जिला से ये शुरू होता है, लेकिन उसका केवल और माफी चाहूंगा, वो यहां शुरू नहीं होगा, ये यहां से शुरू होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग क्लीन कर लेते हैं नदी को फिलहाल। ठीक, तो देखो ये शुरू कहां से होगा, तो ये राजनांदगांव से शुरू होगा। मोहला मानपुर तहसील को नहीं पकड़ना है, यहां से शुरू होगा। यहां से शुरू होगा राजनांदगांव जिले का ऊपरी भाग, उसके बाद खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कबीरधाम, मुंगेली और ये पेंड्रा लुरमी जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है ना, यहां तक का जो एरिया है ये इसके अंतर्गत आएगा। ठीक, ये जो है मैकल पर्वत श्रृंखला का विस्तार यहां पर राजनांदगांव से शुरू करोगे, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी इसमें नहीं आएगा। ठीक, वो दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि में आ जाएगा ये वाला एरिया। तो विस्तार क्या है मैकल पर्वत श्रेणी का? राजनांदगांव जिला, वर्तमान राजनांदगांव जिला, उसके बाद खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला, उसके बाद कबीरधाम जिला, उसके बाद मुंगेली जिला, उसके बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला इसमें आ जाता है। ठीक, तो इसका विस्तार ध्यान में रखना। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ये पूर्वी भाग है। अच्छा, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी भाग है, इसी कारण ये जो है वृष्टि छाया प्रदेश बनाता है। वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। देखो होता क्या है कि जो भी पर्वत श्रृंखलाएं होती है ना, उनका जो पूर्वी भाग होता है वहां पर वर्षा कम होती है। अब चूंकि मैकल पर्वत श्रेणी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी भाग है, तो यहां पर वर्षा कम होती है। ध्यान रखना, यहां वर्षा कम होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र है जो कम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो वो मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक, या छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग, या सीधा सीधा भी क्वेश्चन कर देता है वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है, तो वो होता है मैकल पर्वत श्रेणी। ध्यान रखना, जो भी पर्वत श्रृंखलाएं होती है उनका जो पूर्वी भाग होता है वहां अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। ठीक, अब ये जो है पश्चिमी छत्तीसगढ़ में दीवार की भांति खड़ा है। ठीक, पश्चिमी छत्तीसगढ़ में दीवार की भांति खड़ा है, या फिर एक सुरक्षा प्राचीर हम इसको बोल सकते हैं, या फिर हमारे छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर रहा है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिएगा अगला इंपॉर्टेंट चीज, जल विभाजक। ये जो है जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक, जल विभाजक। अब मैंने बताया था जल विभाजक, जल विभाजन क्या होता है, तो दो अपवाह तंत्र के मध्य कोई अगर उच्च क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, तो वो क्या करेगा, एक तरफ की नदियों को एक तरफ बहने देगा, दूसरी तरफ की नदी को दूसरी तरफ। जैसे कि अगर मैं बात करूं दक्षिण में या मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर की नदियों को उत्तर में ही बहने देती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के चलते दक्षिण की नदियां दक्षिण की ओर ही प्रवाहित होती है और उत्तर की नदियां उत्तर की ओर ही प्रवाहित होती है। तो ठीक वैसे ही मैकल पर्वत श्रेणी जो है महानदी और नर्मदा, महानदी और नर्मदा अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। ठीक, हम लोग देखेंगे आगे जब हम नदियां पढ़ेंगे, तो यहां से जो भी नदियां निकलेगी ना,
इस वाले भाग से, हमारा जो पश्चिमी छत्तीसगढ़ से, तो अधिकांश नदियां जो है वो पूर्व की ओर प्रवाहित होगी, चाहे वो शिवनाथ नदी हो, शिवनाथ नदी की अन्य सहायक नदियां हो, मुस्का, अभनेर, पिपरिया, हाफ, मनियारी, ये सारी जो नदियां हैं ये पूर्व की ओर प्रवाहित होंगी और शिवनाथ में मिलेंगी, और बाकी नदियां जो है इधर नर्मदा की ओर जाएंगी। ठीक, तो ये दोनों अपवाह तंत्रों के मध्य जल विभाजन का कार्य कर रही है। ठीक, तो प्रश्न पूछा जाता है इनके मध्य जल विभाजक कौन है, तो मैकल पर्वत श्रेणी। अच्छा, जो नर्मदा नदी है ना, इसका भी एक अपने आप गजब का क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र है। दरअसल मध्य प्रदेश में दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक, ऐसे अगर मान लो ये मध्य प्रदेश है, ये ऐसे मध्य प्रदेश है, तो ये हो गया विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ऐसे। ठीक, ऐसे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान से शुरू हुआ है, फिर ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ से होते हुए ये जो है झारखंड की ओर चल देता है। जो पूर्वी बघेलखंड का पठार वठार वाला भाग है ना, वो इसी के अंतर्गत है। कुछ कुछ चीज मैंने बताया था, कैमूर पर्वत श्रृंखला। ठीक, अब उसके बाद यहां से अमरकंटक, अमरकंटक से निकलेगी नर्मदा नदी जो ऐसे प्रवाहित होगी। ठीक, ऐसे प्रवाहित होगी, और यहां पर है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ऐसे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तीनों जो हैं पैरेलल, एक दूसरे के समानांतर हैं। तो नर्मदा नदी जो है इन दोनों के बीच से होकर के प्रवाहित होती है, इसको भी ध्यान में रखना। आगे हम लोग जब भूगोल पढ़ेंगे, भारत का भूगोल, तब ये सारा चीज डिटेल में बात करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, एक और ध्यान रखना, यहां पर एक चीज मैंने देखा कि दो और नदियों का यहां जिक्र होता है। एक होता है वेनगंगा, जो गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा। एक हमारे छत्तीसगढ़ में है शिवनाथ। तो इन दोनों के मध्य भी ये जल विभाजक का कार्य कर रही है। ठीक, ये भी ध्यान में रखेंगे। वेनगंगा किसकी सहायक है? गोदावरी की। जो बाघ नदी है ना, वो वेनगंगा में ही मिलती है। ठीक, ध्यान रखेंगे सारा चीज। अगर हम लोग इसके ढाल की बात करें, तो ढाल इसका किस ओर है? तो पूर्व की ओर है इसका ढाल। इसका ढाल किस ओर है? पूर्व की ओर है, क्योंकि मैकल पर्वत श्रेणी की अधिकांश जो नदियां हैं वो किस ओर प्रवाहित होती है? पूर्व की ओर। अपवाह तंत्र में 3 अपवाह तंत्र पकड़ना, महानदी अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र और गोदावरी अपवाह तंत्र, मैकल श्रेणी के अंतर्गत। अब हम देखते हैं पर्वत चोटी। तो पर्वत चोटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो देखने को मिलेगी बदरगढ़, जो कि कबीरधाम जिले में है। 1176 मीटर इसकी हाइट है। 1176 मीटर इसकी हाइट है। मैंने बताया था बदरगढ़ के बारे में जब हम लोग महानदी बेसिन को पढ़ रहे थे। तो ये पूरा मध्य छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ की। ठीक, पश्चिमी छत्तीसगढ़ की भी सबसे ऊंची चोटी इसको बोलेंगे। मैकल पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी इसको कहेंगे हम लोग बदरगढ़ को। ठीक, 1176 मीटर। तो मध्य छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी छत्तीसगढ़ की ऊंची चोटी, उसके बाद मैकल पर्वत श्रेणी की भी ऊंची चोटी कहां पर है? तो कबीरधाम जिले में देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद है कुछ अन्य पर्वत चोटियां। झाला पहाड़, झाला पहाड़ 1136 मीटर। उसके बाद अगला है देवसानी, देवसानी पहाड़ 1125 मीटर। ठीक, झाला पहाड़, देवसानी पहाड़। ठीक, ये सब ध्यान रखेंगे, मैकल पर्वत श्रेणी के पर्वत चोटियां हैं। उसके बाद एक देखने को मिलता है ब्राह्मणगढ़। ठीक, ब्राह्मणगढ़ पहाड़ ये 1127 मीटर है, ब्राह्मणगढ़। उसके बाद लीलावनी, लीलावनी ध्यान रखेंगे, ब्राह्मणगढ़, लीलावनी। मैं लिख देता हूं, ब्राह्मणगढ़। ठीक, एक लीलावनी, लीलावनी। तो ये कहां पर है? मैकल पर्वत श्रेणी में। ये नाम ध्यान रखना है, पूछा जाता है अक्सर।
बात करें अगर हम लोग पर्वत श्रेणियों की, तो पर्वत श्रेणी यहाँ हमको देखने को मिलता है, एक तो कांदावनी की पहाड़ियां कवर्धा में, पर्वत श्रेणियां, ठीक, कांदावनी पर्वत श्रेणी, ये कबीरधाम जिले में है। उस पर डोंगरगढ़ की पहाड़ियां बहुत ज्यादा फेमस है, मां बमलेश्वरी, ठीक, डोंगरगढ़। उस पर कुलझारी की पहाड़ियां, कुलझारी, यहीं से बाघ नदी का उद्गम हुआ है, ठीक, कुलझारी की पहाड़ियों से। तो कांदावनी की पहाड़ियां, कबीरधाम, डोंगरगढ़ की पहाड़ियां, कुलझारी की पहाड़ियां, ये कहां पर हैं? तो ये लोग हैं राजनांदगांव जिले में, ठीक, ध्यान रखेंगे राजनांदगांव जिले में। अब हम लोग बात करते हैं घाटियों की, कि यहां पर कौन कौन सी घाटियां पड़ती हैं। तो यहां घाटियां भी देखने को मिलता है। तो यहां सबसे जो फेमस घाटी है वो है चिल्फी घाटी, ठीक, चिल्फी घाटी, ये कबीरधाम जिले में है चिल्फी घाटी। नेशनल हाईवे नंबर 30 यहीं से गुजरती है। ब्रिजवानी घाटी ये कहां पर है? तो ये राजनांदगांव जिले में है। नेशनल हाईवे नंबर 53 जो मुंबई हावड़ा सड़क मार्ग है ना, जो मुंबई से हावड़ा कलकत्ता को जोड़ता है वो सड़क, तो वो इसी घाटी से गुजरती है। नेशनल हाईवे नंबर 53 जो राजनांदगांव से दुर्ग, भिलाई, रायपुर होते हुए आगे जाती है ना, वो। और ये जो चिल्फी घाटी है, ये नेशनल हाईवे नंबर 30 जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से निकलती है, और ये जो है जगदलपुर, कांकेर, धमतरी, रायपुर, तिल्दा, बेमेतरा होते हुए कबीरधाम जाती है, फिर एमपी को निकल जाती है, ठीक। उसके बाद एक घाटी हमको देखने को मिलता है बैताल रानी की घाटी, ये खैरागढ़ जिले में है, ठीक, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में बैताल रानी की घाटी, उसमें भी स्पेशली छुई खदान ध्यान रखेंगे, ठीक, ये ध्यान रखना बैताल रानी की घाटी। तो घाटियां ध्यान रखना, पर्वत चोटियां ध्यान रखना, पर्वत श्रेणियां ध्यान रखना, ऐसे ही चीजों से जो है अक्सर प्रश्न बनता है, ठीक। वृष्टि छाया प्रदेश काफी बार पूछा गया है, ये ध्यान रखेंगे, वृष्टि छाया प्रदेश। अगर हम यहाँ वन की बात करें तो साल वृक्ष अधिकता से हमको देखने को मिलता है, ठीक। तो ये रहा अपना मैकल पर्वत श्रेणी। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हो गया मैकल पर्वत श्रेणी। अब हम लोग बात करते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार जो कि उत्तरी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत आएगा। पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी के पठार के विस्तार की अगर मैं बात करूं तो ये जो है 3 जिलों के अंतर्गत आता है। अब पेंड्रा नाम आ रहा है तो भाई पेंड्रा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही वो जिला इसमें आएगा। लोरमी की बात करूं तो ये मुंगेली के अंतर्गत आता है लोरमी। और तीसरा हो जाएगा अपना कोरबा जिला, ठीक। पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार। तो विस्तार ध्यान रखोगे, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली जिला और उसके बाद कोरबा। पूरा पूरा नहीं आता है, ध्यान रखना। इसमें जैसे कि ये कुछ ऐसे विस्तारित होगा ना, यहां से अगर हम लोग ऐसे कर ले तो थोड़ा सा इधर वाला भाग इसमें आ जाएगा मुंगेली का, ठीक। यहां से इधर वाला भाग ऐसे आ जाएगा, फिर कोरबा का ये वाला भाग इसमें आ जाएगा। ज्यादा बड़ा नहीं है पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक। तो पेंड्रा लोरमी के पठार को देखते हैं क्या खास बात है इसमें और कहां से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये भी जो है कम वर्षा वाला क्षेत्र है। पेंड्रा लोरमी का पठार भी कम वर्षा वाला क्षेत्र बनता है। तो यहाँ की कुछ पर्वत चोटियों का हम लोग जिक्र करते हैं पेंड्रा लोरमी के पठार की। तो ये पलमा चोटी एक देखने को मिलता है 1080 मीटर, पलमा चोटी जो कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में पड़ता है। पलमा चोटी, पलमा, ठीक। कहां पर पड़ेगा ये? जीपीएम में, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। लगभग 1080 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, 1080 मीटर। हाइट भी आप लोगों को याद रखना है, अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे पर्वत श्रृंखलाओं को हम लोग
पढ़ेंगे पर्वत चोटियों को। लाफागढ़ 1048 मीटर, कहाँ है भाई लाफागढ़? तो कोरबा जिले में है लाफागढ़, ध्यान रखना। पलमा चोटी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में, लाफागढ़ जो है ये कोरबा जिले में है। इसके बाद एक पहाड़ देखने को मिलता है चंदेली पहाड़। चंदेली पहाड़ जो है अपना मुंगेली जिला में, चंदेली, ठीक, चंदेली पहाड़, चंदेली पहाड़ कहां पर है? ये मुंगेली जिले में। ध्यान रखेंगे ये गौरेला पेंड्रा मरवाही में है, ये कोरबा जिले में है, ये मुंगेली जिले में है। एक अभ्यारण्य का जिक्र करूंगा मैं, अचानक मार अभ्यारण्य, जो इसी के अंतर्गत आता है, ठीक, ध्यान रखेंगे उसको भी। और कम वर्षा वाला क्षेत्र है ये भी, पेंड्रा लोरमी का पठार। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पेंड्रा लोरमी का पठार है ये सबसे गर्म स्थल है। खास करके जो पेंड्रा रोड वाला जो एरिया है वो सबसे गर्म स्थल बनता है। हम पढ़ेंगे हमारे छत्तीसगढ़ का जो तापमान वाला जो चीज है ना, क्या बोलेंगे उसको, मौसम वाला चैप्टर, तो उसमें इन चीजों को डिटेल में मैं बताऊंगा, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार हो गया। अब आ जाते हैं हम दुर्ग छुरी उदयपुर की पहाड़ियों पर, ठीक। छुरी उदयपुर की पहाड़ियां ये देख लेते हैं भाई, छुरी उदयपुर पहाड़ियां, छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। तीसरा, छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। अब ये किन जिलों में विस्तृत है छुरी उदयपुर की पहाड़ियां? तो ये विस्तृत है रायगढ़ और कोरबा जिले में, ठीक, कोरबा और रायगढ़ जिले में। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं छुरी पहाड़ियों की। तो छुरी पहाड़ी ये कहां देखने को मिलेगा? कोरबा जिले में, ठीक। उदयपुर की पहाड़ियां जो है रायगढ़ में है, छुरी जो है कोरबा में है, ठीक। तो छुरी पहाड़ियों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या चीज है? तो भाई सबसे पहले तो कोरबा, ध्यान रखना कि कोरबा के अंतर्गत ये आता है। और ये जो है ना, यहां पर गोंडवाना शैल की प्रधानता हमको देखने को मिलता है। छुरी पहाड़ियों में गोंडवाना शैल की प्रधानता देखने को मिलती है, जिस कारण से यहां पर कोयला प्राप्त होता है। इसके अलावा थोड़ा सा जो दक्कन ट्रैप है वो भी यहाँ देखने को मिलता है, कड़प्पा वगैरह भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ठीक। तो ये ध्यान में रखना। तो कोयला यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाता है। पर्वत श्रेणियों की अगर हम लोग बात करें तो कुछ का नाम ध्यान में रखोगे। एक मिलता है केरता अथवा केरला, केरता अथवा केरला, इसी में छुरी पहाड़ियों में केरता या इसी को बोलते हैं केरला। दूसरा है पवन खेड़ा, पवन खेड़ा। और सबसे फेमस है फुटका पहाड़, फुटका पहाड़। बक्साइट यहां मिलता है शायद ना फुटका पहाड़ में, ठीक। तो ये छुरी पहाड़ियों के अंतर्गत आएंगे ये पर्वत चोटियां, पहाड़ वगैरह, ठीक। तो प्रश्न पूछा जाता है ये पहाड़ किसके अंतर्गत आता है, ये किसके अंतर्गत है, इस टाइप से, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उदयपुर पहाड़ियों की। अब बात करते हैं उदयपुर की पहाड़ियां। उदयपुर की पहाड़ियां, उदयपुर की पहाड़ियां ये कहां पर आएगा? तो रायगढ़ जिले में, ठीक। रायगढ़ जिले में है उदयपुर की पहाड़ियां। और यहां पर भी हमको गोंडवाना शैल तंत्र का विस्तार देखने को मिलता है। और यहां की जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, उनमें सबसे प्रमुख है लैलूंगा, लैलूंगा, लैलूंगा पर्वत श्रेणी, ठीक। लैलूंगा पर्वत श्रेणी जहां से केलो नदी का उद्गम हुआ है। केलो नदी जो है यहीं से निकलती है, ठीक। तो इसमें इसी को ध्यान रखना। इसके अलावा और भी कुछ पहाड़ वगैरह हैं, जैसे बिजौरा पहाड़, बड़नानी पहाड़, जनता पहाड़, महादेव पहाड़। मैं लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर लिखता हूं। ये उदयपुर की पहाड़ियों के अंतर्गत है। बिजौरा पहाड़, बिजौरा, ठीक। मैनीफर, मैनीफर, बड़नानी,
बड़ नानी, महादेव पहाड़ियां, ठीक, जनता पहाड़, लाम पहाड़, ठीक, ये सब कहां पर देखने को मिलेगा? उदयपुर की पहाड़ियों के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये पहाड़ किस क्षेत्र में है, और जिला भी ध्यान रखना कि ये रायगढ़ जिले के अंतर्गत आएगा, ये सब जो है कोरबा जिले के अंतर्गत आएगा, ठीक, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं इसी में चंवर ढाल की पहाड़ियां, चंवर ढाल, चंवर ढाल की पहाड़ियां, चंवर ढाल की पहाड़ियां, इसको हम लोग चौथा नंबर दे देते हैं क्या? हालांकि ये अलग से उपविभाग तो नहीं है, इसको हम लोग चूरी उदयपुर की पहाड़ियों के अंतर्गत ही पढ़ सकते हैं, या इसको हम लोग जो है उत्तरी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक, तो इसको चौथा नंबर ही दे देते हैं, वही ठीक रहेगा। उत्तरी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत रख देंगे चंवर ढाल की पहाड़ियों को। तो जो चंवर ढाल की पहाड़ियां हैं, इसका विस्तार जो है जांजगीर चांपा, शक्ति और इधर अपना जो रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां हमको देखने को मिलता है। चंवर ढाल की जो पहाड़ियां हैं ये महानदी बेसिन को उत्तरी सीमांत उच्च भूमि से अलग करता है, और ये छोटे छोटे पहाड़ियों का एक श्रृंखला है चंवर ढाल की पहाड़ियां, ठीक, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, तो मतलब छोटे छोटे पहाड़ों के श्रृंखला है ये चंवर ढाल की पहाड़ियां, ठीक। तो बस इसका नाम ध्यान रखना और इसका विस्तार याद रखना, और एक खास बात याद रखोगे कि जो सिंघनपुर की गुफाएं हैं वो इसी चंवर ढाल की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। सिंघनपुर की गुफा जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के लिए जानी जाती है, ठीक, सिंघनपुर की गुफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, ये तो हो गया हमारा उत्तरी सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र। अब बात करते हैं पूर्वी सीमांत उच्च भूमि की। पूर्वी सीमांत उच्च भूमि की अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने जिला बताया था, धमतरी, गरियाबंद का एरिया इसमें आ जाएगा, महासमुंद का एरिया इसमें आ जाएगा, थोड़ा सा जो है इधर सारंगढ़ वाला क्षेत्र भी आ जाएगा, और हल्का फुल्का जो है बलौदा बाजार का एरिया भी आ जाता है, क्योंकि पर्वत पहाड़ सब इधर उधर बिखरे पड़े हुए होते हैं, ठीक। तो अब बात करेंगे हम लोग धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, या धमतरी महासमुंद सीमांत उच्च भूमि, ये कहना ज्यादा अच्छा होगा। धमतरी महासमुंद सीमांत उच्च भूमि, इसको 5वां नंबर देंगे। धमतरी महासमुंद सीमांत उच्च भूमि, ठीक, धमतरी महासमुंद सीमांत उच्च भूमि। विस्तार बताने की आवश्यकता नहीं है, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, थोड़ा सा जो है उसमें सारंगढ़ का एरिया हल्का फुल्का आ जाएगा और बलौदा बाजार का एरिया हल्का फुल्का आ जाएगा, ठीक। तो जो धमतरी महासमुंद सीमांत उच्च भूमि है ये पूर्वी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो इसमें जो है अलग अलग क्षेत्र बनता है, अलग अलग पहाड़ियां बनता है, अलग अलग बांट के हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिहावा पर्वत की। सिहावा पर्वत कहां पर है भाई? सिहावा पर्वत तो ये धमतरी जिले में पड़ता है सिहावा पर्वत, ठीक। और क्यों फेमस है? यहीं से महानदी का उद्गम हुआ है, ठीक। महानदी का उद्गम हुआ है जो कि इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है महानदी, तो उसका उद्गम स्थल कहां पर है? सिहावा पर्वत। पढ़ेंगे सिहावा पर्वत के बारे में डिटेल में जब हम नदी पढ़ेंगे ना, तब कि किस प्रकार यहां श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे और महानदी का उद्गम होता है, ठीक। तो महानदी का उद्गम स्थल है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कुछ अन्य पहाड़ भी हैं, वो भी ध्यान रखना, जैसे कि मुंडागिरी पहाड़, बोरड़ पहाड़, काटीगांव पहाड़, ठीक, सिहावा पर्वत में ही मुंडागिरी पहाड़, उसके बाद बोरड़ पहाड़, काटीगढ़ पहाड़, काटीगांव पहाड़, ठीक। तो ये सिहावा पर्वत के अंतर्गत ही आएगा, तो इसको ध्यान रखना
कि ये पहाड़ किस तरफ है, तो धमतरी जिले में ये पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे शिशुपाल पर्वत। शिशुपाल पर्वत, शिशुपाल पर्वत कहां पर है, तो ये हमको देखने को मिलेगा महासमुंद में, शिशुपाल पर्वत। ठीक, शिशुपाल पर्वत। इसकी हाइट की बात करें तो 889 मीटर इसकी हाइट देखने को मिलती है। तो महासमुंद में है, ये रहा अपना महासमुंद, तो यहीं कहीं पर शिशुपाल पर्वत देखने को मिलेगा। ठीक, शिशुपाल पर्वत हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अगला सोनबेरा का पठार। सोनबेरा का पठार तीसरा, सोनबेरा का पठार। अब देखो सोनबेरा का पठार, अगर इसकी हाइट की बात करूं तो 943 मीटर, और ये जो है पूर्वी छत्तीसगढ़ का सबसे उच्च भाग है या सबसे ऊंचा क्षेत्र है सोनबेरा का पठार। अच्छा, सोनबेरा का पठार के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि सोनबेरा का पठार जो है मुख्य रूप से उड़ीसा क्षेत्र में आता है, यहां पर कहीं आता है ये उड़ीसा क्षेत्र में, लेकिन इसका कुछ भाग जो है महासमुंद और गरियाबंद क्षेत्र में भी पड़ता है। ठीक, महासमुंद और गरियाबंद क्षेत्र में भी पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से ये कहां पर है, तो उड़ीसा में है। और छत्तीसगढ़ में जो भाग इसका पड़ता है उसका हाइट कितना हो जाता है, 943 मीटर। तो ये पूर्वी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भूभाग हो जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद है भात्र नवागढ़ की पहाड़ियां। भात्र नवागढ़ की पहाड़ियां, भात्र नवागढ़ की पहाड़ियां कहां पर है, गरियाबंद जिले में। बस इतने ही याद रखना है। अगला याद रखोगे छाता पहाड़। छाता पहाड़ ये कहां पर है, तो बलौदाबाजार जिले में पड़ता है छाता पहाड़, और ये जो अपने गुरु घासीदास जी हैं उनसे संबंधित है छाता पहाड़। ठीक, छाता पहाड़। अब हम लोग आखिरी देखते हैं दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। दुर्ग राजनांदगांव सीमांत उच्च भूमि। ठीक, दुर्ग राजनांदगांव सीमांत उच्च भूमि। तो देखना ये कहां पर है, तो भाई ये इसमें आ जाएगा, थोड़ा सा धमतरी का भाग आ जाएगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा नहीं, बालोद का अच्छा खासा एरिया आ जाएगा, फिर इधर ये जो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का जो उत्तरी वाला जो भाग है बच गया था वो आ जाएगा, राजनांदगांव का शेष भाग आ जाएगा। ठीक, दुर्ग राजनांदगांव सीमांत उच्च भूमि में। ठीक, तो इसके अंतर्गत कुछ पहाड़ियां हैं। दली राजहरा जानते हो आप सभी, बालोद में है दली राजहरा। ठीक, दली राजहरा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, अभी प्रसिद्ध था बोलना चाहिए, खत्म हो गया ना। उसके बाद है बोरिया टिब्बू। बोरिया टिब्बू या इसी को बोरीबा टिब्बू भी लिखा जाता है, बोरीबा, बोरीबा टिब्बू कहां पर है, तो ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी वाले क्षेत्र में है। ये भी जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के भंडार के लिए। तो इसी के साथ ये जो छत्तीसगढ़ का सीमांत उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र है ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ पूरा का पूरा जो महानदी बेसिन है और छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश वाला जो पार्ट है वो यहाँ खत्म होता है। ठीक, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहां पर कौन सा पर्वत पठार है, कहां पर क्या है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे जैसे जैसे अन्य चीजों को पढ़ते जाएंगे, जैसे मिट्टियां पढ़ेंगे, हम लोग नदियां पढ़ेंगे, तो आपको जो है चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। क्योंकि अभी जो है कहीं कहीं से ये नदी वो नदी का जिक्र आ रहा था ना, तो अब उन नदियों को अलग अलग क्षेत्रों से हम लोग देखेंगे। अब आप लोगों ने जो है छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र को या भौगोलिक क्षेत्र को अच्छे से समझ लिया है, कहां पर कौन सा पहाड़ है ये आपको पता चल गया है। हम लोग नदी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं
इसके बाद अभी एक दो वीडियो और लेकर के आऊंगा इसी वाले टॉपिक से, जिसमें हम लोग जितने भी पर्वत चोटियां हैं उनको अलग से देखेंगे, जितनी भी घाटियां हैं उनको अलग से देखेंगे, ठीक। क्योंकि अभी तो हम लोग सब अलग अलग जगह पढ़ रहे थे, एक बार जो है सबको एक साथ में सीक्वेंस में जमा के आपके लिए लेकर के आऊंगा। जैसे पर्वत चोटियां, जो सबसे ऊंची चोटी है, फिर सबसे छोटी कौन सी, हालांकि छोटी तो कोई होती नहीं है, ऐसे छोटी बहुत देखने को मिलेगा, ऊंची हमको देखना है, ठीक। लेकिन वो सीक्वेंस पूछता है सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस टाइप से। तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य चीजें जो छूट गया होगा तो उन सब चीजों को भी मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।